एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेस वर्ल्ड अफेयर्स। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं दैट इज कि कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत जो आपको देखने को मिल जाएगा, क्या वो फेल हो चुका है? क्योंकि कहीं ना कहीं भारत जो है वो बांग्लादेश से भी पीछे हो रहा है, वियतनाम से भी पीछे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे कोई जो एक्सपेक्टेशन था कि चाइना कोविड आया तो चाइना से जो कंपनीज थी वो वेस्ट की मतलब अलग अलग कंट्रीज में जाने लग गए, तो क्या जो एक्सपेक्टेशंस था कि भारत में आना चाहिए था वो कहीं और मतलब जा चुका है, या फिर हम इस अपॉर्चुनिटी को गवा चुके हैं? और इस अपॉर्चुनिटी को अगर अभी भी थोड़ा सा स्कोप बाकी है तो हम किस तरीके से फंडामेंटली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बगैर किसी डिले के। एंड दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी रजत दुबे। तो यहाँ आप देखोगे कहीं ना कहीं भारत और बांग्लादेश के रिश्तों की बात हो रही है, साथ साथ में भारत और वियतनाम। तो हम इन दोनों ही रिलेशंस को मिक्स करके बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से भारत इन दोनों ही कंट्रीज से, ऑल्दो आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और जीडीपी के कंटेक्स्ट में भी हम 5th लार्जेस्ट हैं, लेकिन स्टिल हम अपने पड़ोसियों से किस तरीके से सीख सकते हैं ये भी आपको देखने को मिलेगा। चलिए तो सबसे पहली बात पे आते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आप देखोगे तो बांग्लादेश का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो 6% पे आ चुका है, जबकि भारत का टेक्सटाइल इंडस्ट्री में 3% पे है। इंडिया आपको देखने को मिलेगा इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, एरिया वाइज भी हम बांग्लादेश से बड़े हैं, लेकिन स्टिल आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बांग्लादेश भारत से मतलब आपको देखने को मिलेगा कि डबल है लगभग। साथ साथ में इसका कारण आप बता सकते हो कहीं ना कहीं कि लीस्ट डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक कंट्री डेवलप्ड हो सकता है जैसे कि यूएसए, एक कंट्री डेवलपिंग हो सकता है जैसे कि इंडिया चाइना, और एक कंट्री लीस्ट डेवलप्ड होता है। ठीक है, और ये WTO में अपने हिसाब से लोग डालते हैं। तो ये जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री का जो स्टेटस मिला, खैर इसको यूएसए ने इनिशियली 1974 में एक एग्रीमेंट था, आपको देखने को मिलेगा ये मल्टी फाइबर अरेंजमेंट। तो इसके तहत ये 1974 में इनको लीस्ट डेवलपिंग कैटेगरी के स्टेटस में रखते हैं और कोटास वगैरह भी इस पे इंपोज किया जाता है कि क्लोथिंग और टेक्सटाइल वगैरह जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज पे तो एक लिमिट लगा दिया जाता है, लेकिन जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है उस पर कोई लिमिट नहीं होता है। ठीक है, तो वो इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा, इन शॉर्ट कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्ट बांग्लादेश से जाएगा वो चीप होगा एज कंपेयर टू इंडिया या किसी और कंट्री का जो यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज में जाएगा। इस वजह से उनका जो डिमांड है वो ज्यादा है। साथ साथ आप देखोगे तो जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, तो ये यूएसए देता है, इनिशियली भारत को भी मिलता था, लेकिन इसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप आए तो उन्होंने भारत से विड्रॉ कर लिया, और इसके बाद आप देखोगे तो ये बांग्लादेश में तो स्टिल एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब भी यही है कि अगर मान लो यूएसए और बांग्लादेश के बीच में अगर व्यापार हो रहा है तो कुछ भी हो सकता है, अगर वो कोई भी सामान भेज रहे हैं तो उस सामान पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो प्रेफरेंस देंगे, तो जाहिर सी बात है जब टैक्स नहीं लगेगा तो आपको इतना तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हो कि उसका सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन जो लॉजिस्टिक कॉस्ट होगा सिर्फ वही लगेगा, तो ऑटोमेटिकली वो चीपर होगा। इसके साथ साथ EBA ये यूरोपियन कंट्रीज ने भी साइन किया था बांग्लादेश के साथ में, यूरोपियन बांग्लादेश एग्रीमेंट, बेसिकली एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है इन दोनों नेशंस के बीच में। आप देखोगे कहीं ना कहीं वियतनाम का और यूरोपियन यूनियन का, लेकिन बांग्लादेश का अभी भी मतलब बात चल रहा है, लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो बांग्लादेश वैसे भी उठा रहा है। और सबसे बड़ी बात है आज अगर हम इस चीज में पीछे हैं तो एक तो कॉस्ट भी मायने रखता है, जो कि ऑलरेडी हमने आपको डिस्कस कर लिया है। दूसरा आप एफिशिएंसी की भी बात कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं एफिशिएंसी में आप देखोगे तो ये एक प्रोडक्ट अगर बांग्लादेश में बनता है टेक्सटाइल का तो वो जल्दी बनता है एज कंपेयर टू इंडिया में। तो ये लेट लतीफी जैसे हम प्रोजेक्ट्स के लिए भी कह सकते हैं कि चाइना जो है वो हमसे फास्ट डिलीवर करता है, भारत जो है वो स्लो है। तो इंप्लीमेंटेशन इसका बहुत मायने रखता है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में आपका एक जो मतलब इमेज बनता है वो इसी से बनता है कि आपका एफिशिएंसी कितना है। दूसरा आप देखोगे तो कहीं ना कहीं फ्रीबीज, तो हमारे भारत में आदत है लोग वोट भी इसीलिए देते हैं कि फ्री का इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगा, फ्री का राशन मिल जाएगा। तो ये फ्रीबीज के चक्कर में जाहिर सी बात है ये जो पैसा जा रहा है वो टैक्स पेयर्स मनी का ही पैसा जा रहा है। तो जो पैसा का इस्तेमाल कहीं और होना चाहिए था, देश के डेवलपमेंट में होना चाहिए था, वो पैसों का इस्तेमाल वो फ्रीबीज का जो बिल आ रहा है उसके भरपाई में जा रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है कि उसके वजह से अब कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा, उसके वजह से देश में डेवलपमेंट बहुत रेयर होगा। फिर आप देखोगे लेबर भी बांग्लादेश का जो है वो सस्ता है एज कंपेयर टू इंडिया का, तो ये भी एक फैक्टर है कि लोगों को हायर करना बांग्लादेश में आसान हो जाता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये भी मैटर करता है। साथ साथ में बांग्लादेश में विमेन पार्टिसिपेशन भी ज्यादा है। आज भी भारत में 50% ऑफ द वर्कफोर्स जो है वो कहीं ना कहीं काम करने में उस हिसाब से आपको कंफर्ट देखने को नहीं मिलेगा। सेफ्टी नॉर्म्स हो सकता है, पेट्रियार्कल माइंडसेट हो सकता है कि पति कमा रहा है तो पत्नी क्यों कमाने जाएगी। तो ये जो एक माइंडसेट है ये भी भारत को पीछे रख रहा है, क्योंकि आज आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं एक पक्षी जब फ्लाई करती है तो उसके दोनों विंग्स से वो फ्लाई कर सकेगी, सिर्फ एक विंग होने पे वो फ्लाई कभी नहीं कर पाएगी, चाहे वो कितना भी अच्छा उसका एक विंग हो। इसी के साथ साथ इकोनॉमीज ऑफ स्केल का जो फैक्टर आता है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अगर एक मान लो कोई भी एक जीन्स अगर हमें बनाना है तो वो एक जीन्स को बनाने का जो लागत होगा
अब वो बराबर होगा अगर उसको 1 लाख भी बनाया जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उसके लिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आप देखोगे कि लैंड, लेबर, कैपिटल, ये सब का जो रिक्वायरमेंट होगा तो इन सभी के लिए सेम आएगा। तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा, डिमांड एंड सप्लाई होगा, उतना अच्छा प्रॉफिट होगा, जितना कम होगा वो भी नीचे आता जाएगा। तो इस चीज में बांग्लादेश ने काफी अच्छा काम किया है। हाँ, हालांकि अब हम ये बात अगर करें कि भारत और बांग्लादेश जो है वो साफ्टा के तहत, साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दोनों देश जो है वो मिलकर के काम कर सकते हैं और आपस में एक दूसरे के लिए ये बेहतर साबित हो सकते हैं। इंडिया बांग्लादेश के रिलेशंस वैसे भी काफी अच्छे हैं। विमेन पार्टिसिपेशन पे ऑलरेडी हमने बात कर लिया है। इसके साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश जो है वो आज भी 2025 तक इसका जो लीस्ट डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस है वो खत्म होने वाला है। अब अगर उसके बाद जाहिर सी बात है कि उसको अगर अपडेट नहीं किया जाता है तो इंडिया के लिए एक बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा जो हमको भुनाना होगा। साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो कपड़े हैं, ज्यादातर रॉ मटेरियल्स बांग्लादेश चाइना से इंपोर्ट करता है, तो हम बांग्लादेश को कन्विंस करा सकते हैं कि वो भारत के साथ इंपोर्ट करें। इससे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस भी बहुत स्ट्रांग होंगे और इस वजह से हम कहीं ना कहीं वैसे भी ट्रेडिंग पार्टनर्स बहुत अच्छे हैं एक दूसरे के। फिर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वियतनाम से जो हम सीखने की बात कर रहे हैं, ये वो कंट्री है जो 1970s 80s में बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी था। 80 to 90% जो लोग हैं वो उस पॉवर्टी के ही शिकार में थे और आपको देखने को मिल जाएगा कि वहां से ये कंट्री जो है, जो बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा कि एक कम्युनिस्ट सोच वाली कंट्री रही है। जैसे भारत एक इनिशियली सोशलिस्ट सोच वाला कंट्री रहा है, तो उसके बाद आप देखोगे इनके पास जो सरकारी कंपनियां थी उसको इन्होंने प्राइवेटाइज करना चालू किया, फिर साथ साथ में इसको सपोर्ट करना चालू किया। 1986 में रिफॉर्म्स लाया अपने इकोनॉमी में और उसके बाद में आज आप देखोगे तो बहुत मेजर चेंजेस हुआ है जो आगे हम डिस्कस करेंगे अभी। तो वियतनाम जो है उसके वजह से 8 बिलियन का सरप्लस करता है हर साल और भारत वहीं आप देखोगे तो 273 बिलियन यूएस डॉलर्स का डेफिसिट है। मतलब इतना तो हमारा हर साल का लॉस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है एक कंट्री का जो बढ़ रहा है वो उसका ग्रोथ होगा, एक कंट्री का अगर कम हो रहा है, कितना भी बड़ा कंट्री हो, लेकिन एक ना एक दिन वो चीजें कम होंगे। जैसे सऊदी को पता है कि उसका ऑयल रिजर्व परमानेंटली नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये अरेंजमेंट हमने देख लिया है। साथ साथ आप देखोगे इकोनॉमिक टाइम्स ने बताया है कि दाइवू जो है एक अर्ली एंट्रेंट है बांग्लादेश में, जो कि एक जॉइंट वेंचर बनाता है गारमेंट्स के फील्ड में, यानी कि इनिशियली भी बांग्लादेश ने वो ल्यूक्रेटिव चीजें रखी। फिर आप देखोगे तो 1981 में एक्सपोर्ट्स जो है वो हमने आपको दिखाया कि ये 3.5 मिलियन डॉलर्स का था, जो आगे चल करके 2007 तक 10.7 बिलियन तक जा चुका था। ये बहुत ही बड़ा अपने आप में इंप्रूवमेंट हुआ है। तो ये फैक्ट आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपके सामने देखने को मिल रहा है कि कितना मैसिव लेवल पे काम किया गया है। साथ साथ में आप देखोगे तो ये रेडीमेड गारमेंट्स आपको देखने को मिलेगा कि भारत का 16 बिलियन से सिर्फ 38.57, मतलब इतना ज्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि जहां भारत 16 बिलियन का सिर्फ कर रहा है, बांग्लादेश रफली आप देखोगे तो 2.5 गुना उससे ज्यादा है। तो इस सेक्टर में अगेन आपको देखने को मिलेगा कि ऑल्दो एक छोटा सा कंट्री है लेकिन वो उसके लिए बेनिफिट भी है, क्योंकि वो उसका जो कवर है वो बहुत बेहतर है। जैसे हमारे यहाँ अगर महाराष्ट्र में अगर कुछ चीज बनता है ट्रेड के लिए, फिर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उसको किसी और का, मतलब हरियाणा जैसे वो स्टेट में अगर तैयार हो रहा है फिर उसको भेजना है तो कहीं और से, तो अगेन ये ओवरऑल स्टेट के साथ में बहुत अच्छा पॉलिसी नहीं चलता है। इस चीज को लेकर के भी काम करना चाहिए गवर्नमेंट्स को। और साथ साथ में आप देखोगे जो फैक्टर कंडीशंस है, तो ये फैक्टर कंडीशन साथ साथ में आपको जो स्ट्रैटेजी होना चाहिए, जो भी सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज हो, जो डिमांड कंडीशंस होना चाहिए, इन सबको हमको फुलफिल करना होगा कि लोगों का किस मतलब तरीके से उन चीजों को इंटरेस्ट वो है। साथ साथ आप देखोगे तो कहीं ना कहीं भारत का इसी वजह से सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में 14% ऑफ जीडीपी चला जाता है। तो हमको इस चीज में इंप्रूवमेंट करना है और इस वजह से हम हर अपने जो भी कम्युनिकेशन चैनल्स हैं उसमें हम इंप्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। गति शक्ति मास्टर प्लान और बाकी चीजों में भी आप देखोगे, लेकिन स्टिल लॉट मोर नीड्स टू बी डन। साथ साथ आप देखोगे तो इलेक्ट्रिसिटी भी जो है भारत में वो 40% ज्यादा एक्सपेंसिव है बांग्लादेश से, और इसको लेकर के भी हमने ऑलरेडी एक वीडियो किया है कि किस तरीके से भारत जो है वो रिन्यूएबल सेक्टर में काम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इस सेक्टर में भी सरप्लस बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप उस वीडियो को जाकर के चेकआउट कर सकते हैं कि सोलर पावर का हम यूज किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये जो डोमेस्टिक मार्केट साइज है हमारे यहाँ भारत में, मतलब जो कपड़े बनते हैं वो डोमेस्टिकली ही उसको कंज्यूम कर लिया जाता है, इंटरनेशनल में बहुत कम जाता है, जबकि बांग्लादेश में वाइसी वर्सा है। तो इस वजह से आप इस चार्ट में भी देख सकते हो कि किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई का आपको भारत और बांग्लादेश का देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे जीडीपी पर कैपिटा, जो कि वियतनाम के साथ अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये आपको वियतनाम का देखने को मिल जाएगा और ये आपको भारत का देखने को मिल जाएगा। तो अगेन ऑल्दो आपको देखने को मिलेगा कि फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, लेकिन वियतनाम किस तरीके से अपनी इकोनॉमी पे काम किया है कि जो देश सबसे ज्यादा गरीब में से आता था, जो देश का 200-300 डॉलर जो है वो आपको जीडीपी पर कैपिटा उस वक्त देखने को मिलता, आज वो लगभग 4,500
पर डॉलर हो चुका है, यानी कि इनका स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ा और इस चीज़ों को इन्होंने इसलिए आसान बना पाया क्योंकि ये कॉर्पोरेट टैक्स वगैरह पे भी कम किए, इंडस्ट्रीज को ल्योर किए, और इस वजह से आज आपको वियतनाम जो है, हैनोई जो है, वो बहुत ज़्यादा एक डेस्टिनेशन देखने को मिलेगा इकोनॉमी के पैरामीटर पे। और यहाँ पे भी आप देखेंगे जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन में भी, ऑल्दो जब कोविड आया था तो भारत जैसी इकोनॉमी भी आपको देखने को मिलेगा कि 6% मतलब उनका डाउनफॉल हुआ था, जबकि वहीं वियतनाम जो है वो लगभग 2 to 3% का ग्रोथ दिखाने को मतलब वियतनाम ने दिखाया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि वियतनाम उस वक्त तक समझ चुका था कि उसको किस तरीके से चीजों को कनेक्ट करना है। हालांकि एक अच्छी बात ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज को पता है कि वियतनाम जो है वो सिर्फ एक बैंडेड का काम कर सकता है, क्योंकि वियतनाम जो है वो जो भी स्टील वगैरह भी होता है या जो भी मतलब प्रोडक्ट्स ज्यादातर बनते हैं वो चाइना से ही आते हैं जो वियतनाम में जाते हैं। इसीलिए वेस्टर्न कंट्रीज ज्यादा ट्रस्ट नहीं दिखाते हैं और इस वजह से भारत के पास स्टिल एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी है। जैसे हमने बांग्लादेश के केस में देखा, वैसे वियतनाम के केस में भी एक अपॉर्चुनिटी है कि हम उस चीज को बैलेंस कर सके, और इसी वजह से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं उस सेक्टर पे हमको काम करने की जरूरत है। अच्छी बात यह है कि नाइकी और एडिडास जो शू मेकर हैं वो 2000 करोड़ का मतलब ये प्लान कर रहे हैं कि सेटअप करेंगे शॉप, जो कि भारत में होगा। अपने आप में बहुत बड़ा बात होगा क्योंकि ज्यादातर आपको शूज मेड इन वियतनाम ही फिलहाल देखने को मिलेंगे। फिर कर्नाटका ने अप्रूव किया है फॉक्सकॉन का, जो कि 8000 करोड़ का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगा जो बेंगलुरु में, यानी कि आईफोन मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी होगी। और इसी के साथ साथ में आप देखोगे तो जो टाटा ग्रुप भी है वो भी साथ साथ मतलब सेमीकंडक्टर चिप बनाने की बात कर रहा है, और इसी में मतलब अभी तो यूएस ने भी बहुत बड़ा हेल्प किया है। तो अगेन इन चीज़ों में वक्त लगेगा, लेकिन हमारा जो ग्रोथ है वो बहुत बेहतर होगा, और इसके साथ साथ इसको और फास्ट करने के लिए हम समस्त जो देशवासी हैं उन सबको एक होना होगा। और हमारा जो देश का 140 करोड़ की जो आबादी है, इतना ज़्यादा जो यूथ है, क्योंकि आप देखोगे तो वियतनाम जैसे कंट्री में 55% यूथ है, वहीं आपको भारत में 52% यूथ बिलो द एज ऑफ 35 ईयर्स देखने को मिल जाएंगे। तो इसको हमको एक इंजन ड्राइवर की तरह काम करना होगा और इसको हम बहुत आगे लेके जा सके, इसलिए अपने ऊपर स्किल्स पे काम करना होगा, अपने ह्यूमन कैपिटल के ऊपर काम करना होगा, और गवर्नमेंट को भी वैसी पॉलिसीज लानी होगी कि हम उस तरीके से चीज़ों को कवर कर सकें। और ऑलरेडी इससे रिलेटेड हमने एक वीडियो बनाया जो आप देख सकते हो कि एमएसएमई सेक्टर के लिए किस तरीके से भारत सरकार जो है वो एक नया ट्रांसफॉर्मेशन ला रही है। तो लोन और ये मतलब चीज़ें जो है उसको जोड़ करके आप देख सकते हो कि किस तरीके से आगे जो गवर्नमेंट है उसका स्टेप्स रहने वाला है। तो ये हमारा वीडियो इसी पे एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, आपने वीडियो पूरा देखा है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो ऐसा मतलब पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट भी करिएगा ताकि हमको पता चले कि आपको इस प्रकार से कंटेंट चाहिए, और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करिएगा ताकि हमारा जो एफर्ट है वो आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। और साथ साथ में इसको सब्सक्राइब भी करिएगा, उसके लिए मत भूलिएगा। और बाकी भी चैनल पे वीडियोस हैं तो आपने अगर नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।